हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। एक और इसलिए कि इसके पहले इन्फ्लेशन पर मैंने वीडियो आप तक पहुंचाया था। 2 पार्ट में वो वीडियो था, शायद आपने देखा हो। खैर, आज मेरे गेस के अनुसार प्लान एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ पब्लिक एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और जो इस परीक्षा में मेरे दृष्टिकोण से आने की संभावना है, उस पर हम एक ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। इसमें सिर्फ हम लिटरली आपको फॉर्मेट ही समझाने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो जब बहुत लंबा बनाते हैं तो आप लोग उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। आप लोगों को लगता है शायद कि बहुत वक्त जा रहा है, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि जो वीडियो लंबा बनाया गया है उस पर आप लोग अपनी ना प्रतिक्रिया देते हो और ना ही शायद पूरा वीडियो देखते हो। इसलिए हम इसको फ्रेमवर्क करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि सार्वजनिक व्यय। ऐसे तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी में कैसे अच्छा करें, कैसे बेहतर करें, इस पर मैंने एक बात कही थी कि जितने भी टॉपिक हैं उसकी मीनिंग को आप समझ करके रखिए। तो चूंकि सार्वजनिक व्यय से जुड़ा हुआ है टॉपिक है, तो सबसे पहले सार्वजनिक व्यय क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। इसके बाद इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हुए हैं, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत क्या है, सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है, ये भी क्वेश्चन है। और आज हम लेकर के आए हैं अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ये जो 3, 4, 5 क्वेश्चन निकलते हैं, उसमें से मेरा ये अनुमान है, मेरा ये गेस है कि सार्वजनिक व्यय का जो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसी को एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक ब्रीफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि सार्वजनिक व्यय क्या है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है, सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग जानने का काम करते हैं। तो सार्वजनिक व्यय जो होता है ये राजस्व का, रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम, योजना या इसी तरीके से हम लोग बात करें कि सेवा पर सरकार के द्वारा जो किसी वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, वो सार्वजनिक व्यय का हिस्सा होता है। अब ये व्यय किस लिए किया जाता है, तो इस व्यय का उद्देश्य होता है रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, ठीक है। लोकोपयोगी सेवा मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है कमजोर वर्गों के विकास के लिए खर्च कर सकती है, सुरक्षा पर खर्च, समाजी सुरक्षा, कमजोर वर्गों का उत्थान या विकास, ठीक है। ये जो तमाम खर्च हैं सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से पूरा करती है। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया जाएगा कि व्यय का अनुमान लगाया जाएगा और फिर उस व्यय को पूरा करने के लिए साधनों की खोज की जाएगी कि कहां से ये पैसा आएगा, सो दैट कि हम लोग अपने कार्यक्रम के निर्माण में, योजनाओं के निर्माण में, सेवा पर खर्च कर सकें, जो कि रक्षा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस या सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, कमजोर वर्गों के उत्थान से जुड़ा हो, स्वास्थ्य पर खर्च करना हो, शिक्षा पर खर्च करना हो, या इस तरह के खर्च को करना हो। तो सबसे पहले व्यय का अनुमान, और व्यय के अनुमान के पश्चात संसाधनों की खोज की जाती है। जो सार्वजनिक व्यय है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के 2 भाग होते हैं। एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय, और दूसरा होता है प्लान एक्सपेंडिचर मतलब कि योजनागत व्यय। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब कि सार्वजनिक व्यय का वैसा हिस्सा जो बेसिकली नॉन प्रोडक्टिव वर्क पे, मतलब कि गैर विकासात्मक कार्य पर खर्च किया जाता है। लेकिन गैर विकासात्मक होने के बावजूद, गैर विकासात्मक थोड़ा सा आपके लिए, लेकिन इसके बावजूद ये अनिवार्य भी है और सरकारों के लिए बाध्यकारी भी, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार जो है वो ऐसे क्षेत्रों में खर्च करती है जो विकास का तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये गैर विकासात्मक है, लेकिन अत्यंत आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, जैसे कि रक्षा पर किया जाने वाला व्यय। आप सब जानते हैं कि डिफेंस पर किया जाने वाला खर्च कोई
विकासात्मक कार्य नहीं है। परिसंपत्तियों का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ असेट्स, ये खर्च, पेंशन, वेतन, ये जो खर्च होते हैं, ऋण अदायगी, ये सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो वैसा राजस्व का हिस्सा या राजस्व का वह अंश जो आमतौर पर गैर विकासात्मक कार्यों पे खर्च किया जाए, लेकिन गैर विकासात्मक होने के बावजूद सरकार के लिए अनिवार्य है, उनके ऊपर बाध्यकारी है, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। फिर यहाँ ये कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का जो खर्च होता है, ये पूरा किया जाता है भारत के कॉन्सोलिडेटेड फंड से, मतलब कि संचित निधि से, यहां से ये खर्च पूरा किया जाता है। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय का एक हिस्सा, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, पहले इसको देख लें। अब है प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक इसका उल्टा, मतलब सार्वजनिक व्यय का वैसा अंश जो आमतौर पर विकासात्मक कार्यों पे खर्च किया जाए, प्रोडक्टिव वर्क पर। ठीक है, अब अगर इससे विकासात्मक कार्य पे खर्च किया जा रहा है तो ये खर्च कहां होगा? सामाजिक, आर्थिक, या फिर हम लोग बात करें कि कोई कल्याण से संबंधित कल्याणकारी योजना हो तो यहां खर्च किया जाएगा। इसके माध्यम से नई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, मतलब कि गवर्नमेंट नया कोई असेट्स खड़ा करती है, जैसे कि मान लीजिए पावर हाउस का निर्माण कर दिया गया, ठीक है, या परिवहन पे खर्च कर दिया गया। इस तरह का जो खर्च होगा, कोई परियोजना बना दी गई या फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए काम किया गया, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर। तो सार्वजनिक व्यय के दो हिस्से हैं, इसको अंग्रेजी में प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान जो गैर विकासात्मक है लेकिन अनिवार्य और बाध्यकारी है सरकार के लिए, उसका कुछ उदाहरण, और इससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा, यहां परिसंपत्ति का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये सार्वजनिक व्यय के दो हिस्से। अब इसको फर्दर अगर हम लोग और एक्सपेंड करके थोड़ा और समझना चाहें, क्योंकि अगर कल्पना करें कि क्वेश्चन आ जाए कि सार्वजनिक व्यय को समझाएं या सार्वजनिक व्यय क्या है, तो हम लोगों को अपने आंसर को एक रूप देना होगा। तो उसको समझने के लिए ये फ्रेमवर्क जरूर याद कीजिएगा। पीई मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैंने भी बताया दो भाग, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर। इसको थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन कर दीजिएगा। अब है कि ये जो प्लान एक्सपेंडिचर है, जो दो भाग में बटा हुआ है, इसके लिए खर्च कहां से होगा? तो एक खर्च होगा रेवेन्यू से, रेवेन्यू अकाउंट से, दूसरा कैपिटल अकाउंट से। सेम बात यहां राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये दो चीज थोड़ा थोड़ा इनको भी आप समझाने का काम कर सकते हैं। इससे जैसे बताया कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या होता है? ये करंट ईयर से संबंधित होता है, ये चालू वर्ष से संबंधित होता है, इससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और संचित निधि से खर्च किया जाता है, जो हम पहले बता चुके हैं। कैपिटल ये सिर्फ चालू वर्ष से नहीं बल्कि आगामी वर्ष से भी संबंधित होता है, और इससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, रेवेन्यू से खर्च करने पर सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई लायबिलिटी या दायित्व नहीं बढ़ता है, जबकि यहां से खर्च करने पर सरकार का लायबिलिटी बढ़ता है। ये दिखा दीजिएगा, सेम बात यहां पर भी है। इन चीजों को बताने के साथ ही इसका मतलब यह हुआ कि आपने ये बता दिया कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब प्लान एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने बताया, ये सरकार के सार्वजनिक व्यय का वह हिस्सा है जिसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रम आदि पे खर्च किया जाता है, और सरकार इसके माध्यम से ये तय करती है कि उसे अपनी नीतियों को किस प्रकार से बनाना है। किसी भी, अगर हम इसके इम्पैक्ट को देखें, इसके प्रभाव को देखें, तो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की स्थिति में सार्वजनिक व्यय का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब चूंकि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो जाहिर सा बात है कि इसका प्रभाव भी गहरा होगा, इसका प्रभाव भी बड़ा होगा।
अब इसके प्रभाव को समझने के लिए भी हम लोग जो के हिसाब से इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा। उत्पादन पर प्रभाव, खाका समझ में आ जाएगा, आराम से आप इसको कर लीजिएगा। वितरण पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभाव, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण से ये किसी देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव को समझने के लिए हम लोग इसको दो भागे बांटे हैं। एक उत्पादन पर प्रभाव, अब उत्पादन पर प्रभाव को भी हम लोग फर्दर दो भागे बांट सकते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्टली जिसको इन्फ्लुएंस करता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष, ठीक है। ये दो भाग में हम लोग इसको बांट करके देखेंगे। तो पहले हम लोग देखें, थोड़ा सा अब बता दीजिएगा ये खाका बनाने के बाद कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्पादन पर इसका इस रूप में महत्व है या प्रभाव है कि यह उत्पादन की, सार्वजनिक व्यय जो है, ये उत्पादन की मात्रा और उसकी प्रकृति को प्रभावित करता है, और इसके माध्यम से ये रोजगार और आय के स्तर को भी प्रभावित करता है। अब सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य चूंकि अधिकतम उत्पादन है, और उस अधिकतम उत्पादन के द्वारा सामाजिक आर्थिक कल्याण का कार्य किया जाना है, यही उद्देश्य होता है। इसी कारण से उत्पादन का इससे संबंध व्यापक है, बड़ा है। अब कैसे कैसे है, तो प्रत्यक्ष प्रभाव में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बता सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना, पब्लिक सेक्टर का स्थापना, क्षेत्र के उद्योग की स्थापना। सरकार जो है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, एक लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा, मतलब कि उद्योग का वैसा क्षेत्र जिसका कि नियंत्रण, स्वामित्व और प्रशासन सरकार का हो, और सरकार के द्वारा ही वहां पूंजी निवेशित किया गया हो। कई सारे उद्योग पब्लिक सेक्टर में लगा करके सरकार प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रभावित करने का काम करती है, ठीक है। इन बातों को आप इलैबोरेट कीजिएगा, हम आज डिटेल नहीं बताएंगे आपको। दूसरा यह है कि अनुदान और सहायता, सरकार कई प्रकार के जरूरत की चीजों के उत्पादन के लिए उत्पादकों को सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, उनको अनुदान देने का भी काम करती है, ताकि हम और आप जैसे जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है, उनको वो चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको सहजता से मिल सके, सस्ते दर पर मिल सके, ठीक है। साथ ही साथ अपने इस व्यवस्था के तहत सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से वैसे उत्पाद को भी तैयार करती है या वैसे उद्योग को भी स्थापित करने का काम करती है जिसको स्थापित करने में प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र आमतौर पर दिलचस्पी नहीं लेती है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो यूनिट होगा, या जो आधारभूत संरचना से संबंधित इकाइयां होंगी, या आधारभूत संरचना से संबंधित जो उद्योग होगा, उसके निर्माण में, उसके लिए पैसा खर्च करने के संदर्भ में जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं ये बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं, क्योंकि आधारभूत संरचना में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये लंबे वक्त के बाद की तारीख में प्रॉफिट देगा। तो चूंकि जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ उद्योग होता है वो प्रॉफिट मोटिव से होता है, इसलिए वो तत्काल चाहते हैं कि पैसा लगाए और फिर उसका रिटर्न मिलना शुरू करे। लेकिन सरकार चूंकि हमारी लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए वैसे उद्योगों को भी वो स्थापित करती है जो देश के अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करता है। इसके अलावा इसी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार जो है सार्वजनिक व्यय के द्वारा विदेशी या जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे देसी उद्योगों को संरक्षण देने का भी काम करती है, और इसके लिए उसका जो प्रोटेक्शन का पॉलिसी है उससे संबंधित नियम बनाती है, और उसी के अकॉर्डिंगली सार्वजनिक व्यय को भी बढ़ावा देती है। अब इसके अलावा प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए वो वित्तीय सहायता प्रदान करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने का काम करती है। तो सरकार जो है वो वित्तीय संस्थाओं का भी स्थान करती है, और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उद्योग को स्थापित करने के लिए
प्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन ऋण प्रदान करके और प्रोडक्शन को बढ़ा करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम करती है। इसके बाद हम लोग इसी में और कुछ पॉइंट अगर देखें तो औद्योगिक, यहां लिख लेते हैं हम, औद्योगिक अनुसंधान, इंडस्ट्रियल रिसर्च। आज का जो वैश्वीकरण का दौर है, वैश्वीकरण के इस दौर में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उद्योग में लगातार अनुसंधान किया जाए, सो दैट कि उसका जो क्वालिटी है वो बेहतर हो और कॉस्ट कंपैरेटिव हो। मतलब कि वैश्वीकरण के इस युग में टिके रहने के लिए गुणवत्ता के साथ साथ उसका जो मूल्य है वो भी इस तरीके का हो कि बाजार में वो अपना अस्तित्व बना सके। ये सब चीजें कैसे होगा? तो अनुसंधान के माध्यम से। क्वालिटी में सुधार अनुसंधान रिसर्च से होगा, और जब क्वालिटी सुधरेगा, स्किल्ड लेबर काम करेंगे तो वेस्टेज कम होगा, तो कॉस्ट कम होगा। और क्वालिटी और कॉस्ट आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में अत्यंत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सरकार जो हमारी है वो सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि संसाधनों का हस्तांतरण, मतलब कि सरकार वैसे जगहों पर भी उद्योग धंधा लगाने का काम करती है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही ये काम संभव है, या यूं कहें कि निजी क्षेत्र जहां इंटरेस्ट नहीं लेती है। अब दूर दराज का जो एरिया है भारत का, वहां पर निजी क्षेत्र अपना उद्योग लगाना नहीं चाहती है, लेकिन सरकार अपने सार्वजनिक व्यय के नीति को इस तरीके से बनाए कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां भी अगर यूनिट अपना एस्टेब्लिश कर दे, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे, तो उससे क्या होगा कि अन्य जो उत्पादन के साधन है, उत्पत्ति के साधन है, वो भी वहां मूव करना शुरू करेंगे। और गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि इस रिमोट एरिया में इस तरह का चीज को डेवलप कर दिया है, तो बाकी जगह से भी लोग यहां आकर के और उद्योग धंधा लगाने का काम करेंगे, जो अल्टीमेटली उत्पादन को बढ़ाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि उत्पादन पर जो प्रभाव है ये प्रत्यक्ष रूप से है। अब देखें सार्वजनिक व्यय का अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली में मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा इसको देख लें, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देंगे, आप आराम से इसको समझ करके आंसर फ्रेम कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष, अभी मैंने बताया कि सार्वजनिक व्यय कहां किया जाएगा, तो सार्वजनिक व्यय अलग अलग क्षेत्र में होगा, जिसमें कि लोकोपयोगी सेवा पर भी होगा। अब कल्पना कीजिए कि सरकार ने अगर अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए या उन मनोरंजन के लिए, उन सेक्टर में, उन जगहों पर खर्च किया है जहां से लोगों का शारीरिक मानसिक विकास संभव है। अगर ये खर्च किए जाते हैं तो ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों से, मनोरंजन से संबंधित कार्यों से लोगों के कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगा। बड़ा स्वाभाविक सा बात है, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनको अच्छा भोजन सरकार अपने सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उपलब्ध करा दे, उनके लिए शिक्षा मुहैया करा दे, उनके मानसिक विकास के लिए मनोरंजन की व्यवस्था कर दे, तो इसका असर यह होगा कि लोगों का जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगा। कार्य क्षमता का सीधा सा संबंध यह है कि उनके आय में वृद्धि होगी, वो ज्यादा काम कर पाएंगे, बेहतर काम कर पाएंगे, आय में वृद्धि होगी। आय में अगर उनकी वृद्धि होगी तो बचत उनका बढ़ेगा, और जब बचत बढ़ेगा
तो निवेश की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगा, और फिर इसका जो एक पूरा चक्र जो क्रिएट होगा, निवेश जब होगा तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लोकोपयोगी सेवा के द्वारा सरकार जब वैसे क्षेत्र में खर्च करती है जिससे कि लोगों को शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती हैं, तो लोगों के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, और उस कार्य क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप लोगों का आय, बचत और निवेश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के पास पूंजी आता है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन रेशियो बढ़ने लगता है। तो कार्य क्षमता में बचत, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ा। अब है कि वितरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन पर प्रभाव हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ब्रीफ कर दिया। अब वितरण पर प्रभाव, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार इस तरीके से सार्वजनिक व्यय को तैयार करती है कि देश के अंदर जो आय की असमानता है उसको दूर करने में मदद मिले। मतलब सरकार अपने सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ये निर्णय लेने का काम करती है या देखने का काम करती है कि किस वर्ग को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है, सो दैट कि उसके आय में वृद्धि हो और जो देश के अंदर आय की असमानता विद्यमान है वो दूर हो। इसके लिए गवर्नमेंट 3 प्रकार की पद्धतियां अपनाती हैं। पहला है प्रगामी व्यय। इसी के तहत प्रगामी व्यय मतलब कि प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, प्रगामी कर आपने सुना होगा। तो प्रगामी कर का अर्थ यह हुआ कि सरकार इसके माध्यम से यह काम करती है कि जिस वर्ग का आय कम है उसके लिए वो ज्यादा अनुदान देती है। मतलब कि आय में कमी के साथ साथ जब अनुदान की राशि बढ़ती है तो इसको बोलते हैं प्रगामी व्यय। मतलब जिनका आय कम उनके लिए अनुदान ज्यादा, ठीक है। इनकम अगर कम है तो उसके लिए जो सब्सिडी या सहायता या अनुदान होगा ये ज्यादा दिया जाएगा। तो इससे आय की जो असमानता है वो दूर होगी। दूसरा पद्धति गवर्नमेंट अपने जरूरत के हिसाब से जो अपनाती है वो है आनुपातिक व्यय। नाम से ही प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर, आनुपातिक व्यय। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, मतलब हम लोग इसको अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि वैसा अनुदान जो आय के निश्चित अनुदान में सरकार के द्वारा दी जाती हो, वैसा अनुदान जो आय के निश्चित अनुपात में दिया जाता हो। जैसे कि मान लीजिए कि रहे कि आय का 15%, तो जिसका जितना आय होगा उसको उसके आय के आधार पर 15%, और इस तरीके से ये सार्वजनिक व्यय का उपयोग करेगी और वितरण पर यह प्रभाव डालेगा। और जो तीसरा है वो है प्रतिगामी व्यय, रेग्रेसिव एक्सपेंडिचर। प्रतिगामी व्यय, प्रगामी मैंने बताया था कि जब आय कम हो तो व्यय अधिक, मतलब कि अनुदान अधिक। जैसे कि निर्धनों को अधिक मिलेगा, जो वृद्धावस्था में है उनका आय कम होगा तो उनको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यहां पर है प्रतिगामी व्यय। इसमें क्या होगा कि आय में कमी के साथ साथ उन पर दिया जाने वाला अनुदान भी कम होगा, ठीक है। तो सरकार वितरण पर प्रभाव डालने के लिए यह 3 प्रकार का जो पद्धति है इसको इस्तेमाल करती है। इसके अलावा आय की असमानता को दूर करने के लिए सरकार जो है अपने सार्वजनिक व्यय के नीति के तहत ही प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब यह हुआ कि अधिक आय वालों को अधिक कर देना पड़ेगा। अधिक कर उनसे लिया जाएगा तो उनके आय को कम करने का प्रयास किया जाएगा, और उनके आय का डिस्ट्रीब्यूशन समाज के उस वर्ग पर किया जाएगा जिनकी आय कम है। तो एक और आय को कम करना, दूसरी ओर ऐसी स्थिति बहाल करना कि दूसरे का आय बढ़े। तो सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से आय का वितरण में जो असमानता है इसको भी दूर करने का प्रयास करती है। तो सार्वजनिक व्यय निश्चित तौर पर देश के आर्थिक स्थिति को
महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और इसका प्रभाव इस तरीके से दिखता है। ये फ्लो चार्ट बना करके आप दिखाइएगा और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब है कि जब सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो सरकार को कुछ बातों का ध्यान भी निश्चित तौर पे रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रक्षा पर आवश्यकता से अधिक खर्च, ये देश के अर्थव्यवस्था को आगे निश्चित तौर पर नहीं ले जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब लोगों को सीधे तौर पे सहायता प्रदान कर दी जाती है वितरण वाले माध्यम से, तो लोग आलसी हो जाते हैं कि पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन उसको सीधा पैसा न देकर के अगर उनको वस्तु के रूप में दिया जाए, सेवा के रूप में दिया जाए, ठीक है, कुछ कंडीशन अगर फिक्स कर दिया जाए कि आप ये करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, इस तरीके से आपको आय की प्राप्ति होगी, तो इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। कई बार ये भी होता है कि सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में भी सार्वजनिक व्यय के माध्यम से कुछ ज्यादा काम करती है जिसका कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बेनिफिट नजर नहीं आता है, उत्पादक के तौर पर या उत्पादन के तौर पर लाभ नहीं दिखता है, तो ये सेवाएं और वैसे खर्च ये अल्टीमेटली देश के ऊपर बोझ होता है। तो सरकार का जो सार्वजनिक व्यय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सरकार के नीतियों को समझा जा सकता है कि सरकार देश को कौन सा दिशा देना चाह रही है, कौन सा रूप देना चाह रही है, किस सेक्टर पर सरकार का ध्यान ज्यादा है। तो ये सरकार के सामाजिक, आर्थिक, श्रम नीति, रक्षा नीति, इन तमाम चीजों को बताने का भी काम करती है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है मैंने बता दिया, और पब्लिक एक्सपेंडिचर का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर करते वक्त सरकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताने का काम किया है। अन्य वीडियो की तुलना में हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लंबा होने पर आप उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, शायद आपको लगता है कि वक्त जाया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाइए, तभी जाकर के मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम होता है और हम भी प्रेरित होते हैं कि नहीं और वीडियो हमको आप तक पहुंचाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।